शाहजहाँ। साथियों, आज हम एसएसटी की एक नई क्लास आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शाहजहाँ 1628 से 1658 ईस्वी तक, शहजादा खुर्रम 1628 में शाहजहाँ के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहाँ ने पुर्तगालियों पर विजय प्राप्त कर ली। सन 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई। शाहजहाँ ने दिल्ली में एक नए किले का निर्माण कराया जिसे शाहजहानाबाद कहा गया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाया। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल उसने अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु पर उसकी स्मृति में बनवाया था। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद जहांनामा भी कहा जाता है। बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस शाहजहाँ ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इसमें लगवाया गया था। मयूर सिंहासन को सन 1739 में नादिर शाह लूटकर ईरान ले गया। शाहजहाँ के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए। उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत का विद्वान था। उसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया। संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई को पच्चीकारी कहते हैं। औरंगजेब 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। शाहजहाँ के बाद औरंगजेब 1658 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा और औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। मुस्लिमों से ज़कात लिया जा रहा था। गैर मुस्लिमों से जजिया कर की पुनः वसूली प्रारंभ की गई। औरंगजेब को जाटों, बुंदेलों, सिखों, सतनामियों और उत्तर पश्चिम सीमा क्षेत्रों के पठानों के विद्रोह के साथ ही राजपूतों एवं मराठों के साथ भी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। पुर्तगालियों तथा अंग्रेज़ों ने भी औरंगजेब के समक्ष समस्याएं उत्पन्न की। पुर्तगालियों ने बंगाल की खाड़ी में जहाज़ों को लूटना प्रारंभ कर दिया तथा चटगांव, बांग्लादेश को अपना केंद्र बनाया। औरंगजेब ने अपने शासन के 50 वर्षों में से लगभग आधा समय दक्षिण के युद्धों में व्यतीत किया। औरंगजेब ने शासन संभालते ही जनता पर से लगभग 80 करोड़ को हटा दिया। औरंगजेब ने मुग़ल सिक्कों पर से कलमा लिखा जाना बंद करवा दिया था। मुग़लकालीन संस्कृति। मुग़ल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुग़ल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जा सकता है। मुग़ल शहंशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्योमेट्रीय आकारों को बनाने के लिए किया। सजावट की इस पद्धति को पिएत्रा ड्यूरा, एक प्रकार की नक्काशी कहते हैं। मुग़लों ने जलसाजों से जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए, जैसे कश्मीर में निशात बाग, पंजाब का पिंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। संगमरमर की जाली का प्रयोग मुग़ल काल की देन है। तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है। यह चित्र 1.15 वर्ग मीटर कपड़े पर बनाया गया है। जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची।
जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। अकबर ग्वालियर के प्रसिद्ध गायक तानसेन का संरक्षक था। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, परंतु वह कुशल वीणा वादक था। मुगल शासक साहित्य प्रेमी मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राजकीय संरक्षण दिया। इस काल में भी फारसी ही राजभाषा थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी तुर्की में लिखी। इस काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश, पुराण तथा रामायण का फारसी में अनुवाद किया। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवत गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खानखाना, नंदवंश उसके काल के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूनी द्वारा रजबनामा नाम से किया गया। इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन शुरू किया, जिसकी सारे भारत में ही नहीं विदेशों में भी मान्यता थी। इससे भारत के व्यापार को भी बढ़ावा मिला। अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव इस समय के समृद्ध बंदरगाह थे। इस काल के भक्ति संतों में सर्वप्रथम गुरु नानक देव हैं। उन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण, प्रमुख पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों एवं ज्योतिष ग्रहों व नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता थी। शेर मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं की विकसित वेधशाला एवं पुस्तकालय थे। ग्रहों एवं ज्योतिष में उसका व्यक्तिगत ज्ञान अत्यधिक था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ था। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया, जिसे इलाही नाम दिया गया। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से मानी गई। फ्रांसीसी यात्री वर्नियर ने मुग़ल तोपखाने के लिए कहा है कि हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह थीं और बहुत अच्छी थीं। मुग़लकालीन लेखन कला उच्च कोटि की थी। इस समय 8 प्रकार की सुलेखन शैली का प्रचलन था। मुग़लकालीन शासकों ने मदरसों एवं मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर भी जोर दिया। अकबर ने गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। मुग़ल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते ही नहीं थे। ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियां व फल हैं जो मुग़ल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए। लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी तथा बैंगन जैसी सब्जियां और केला, आम, तरबूज, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब होते थे। पारसियों का वर्ष पहला दिन नौरोज़।
साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे मिलेंगे। धन्यवाद।